इलॉन मस्क जो कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, ओपन एआई, सोलर सिटी, द बोरिंग कंपनी, इन सारे कंपनी की शुरुआत खुद इलॉन मस्क ने की है। आज उनकी बायोग्राफी पर इतना डिटेल वीडियो दूंगा कि आप कहोगे वाह मज़ा आ गया। और इतना डिटेल वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पर या फिर गूगल पर मिलेगा। इस वीडियो की शुरुआत एक कोट के साथ करते हैं, जो कोट इलॉन मस्क के लिए ही बना है। खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इलॉन मस्क का बचपन बहुत मुश्किल में बीता। जब इलॉन मस्क 9 साल के थे तो उसी वक्त उनके मदर और फादर का डिवोर्स हो गया। तब से वो अपने पिता के साथ रहने लगे। इनको स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे तंग करते थे। एक बार तो सीढ़ी पर से धक्का दे दिया गया, जिस वजह से इनका इलाज कई दिनों तक हॉस्पिटल में चला। बचपन से ही इलॉन मस्क को किताब पढ़ने का शौक था। जब सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते थे तब भी इलॉन मस्क पढ़ रहे होते थे। दिन के 10 से 12 घंटा इलॉन मस्क बचपन में पढ़ते थे। वो अपने ख्याल में इतने खो जाते थे कि उनके मम्मी पापा बोल भी रहे होते थे तब भी वो सुन नहीं पाते थे। डॉक्टर के पास ले जाया गया, उनके कान का ऑपरेशन भी हुआ, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाए। फिर पता चला कि वो अपने डीप थिंकिंग में इतने खो जाते हैं कि वो बाहर की दुनिया में हो रहा होता है उन्हें पता ही नहीं चलता है। बचपन में उन्होंने कॉमिक्स भी खूब पढ़े थे। वो 12 साल की उम्र में कॉमिक्स में जिस तरह दिखाया जाता है कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, उसी कॉन्सेप्ट पर उन्होंने एक गेम बना दिया था जिसका नाम था ब्लास्टर, जो कि उन्होंने $500 में बेच दिया था। और 12 साल की उम्र में ही उन्होंने $500 कमाए थे। उसके बाद इलॉन मस्क ने जॉब के लिए गए 1995 में और वो रिजेक्ट हो गए। उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि अब जॉब करनी ही नहीं है। इसके बाद उन्होंने जिप्टू कंपनी की शुरुआत की, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते रहे। फिर बाद में जिप्टू को कॉम्पैक्ट को बेच दिया गया। जिप्टू में 7% स्टेक होने की वजह से इनको मिलता है $22 मिलियन। और आज के हिसाब से देखें तो लगभग 140-50 करोड़ के आसपास ये अमाउंट होगी। और इस अमाउंट अगर आज किसी को मिल जाए तो वो गाड़ी, घर, बंगला खरीदने और मज़ा मस्ती करने में बर्बाद कर देगा। लेकिन दुनिया की पहली ऑनलाइन बैंक की शुरुआत इलॉन मस्क ने किया। X.com फाइनेंस स्टार्टअप था इलॉन मस्क का। X.com की शुरुआत में उनके साथ फ्रीकर थे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे उनके लिए, जो कि वेबसाइट बनाने में बहुत ही मदद करने वाले थे। लेकिन वो भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे सीईओ का पद दो, लेकिन इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं आपको सीईओ का पद नहीं दे सकता। और इस वजह से वो छोड़कर चले जाते हैं। और छोड़कर चले जाते तो ऐसा नहीं होता कि इलॉन मस्क ने उस आइडिया पर काम करना बंद कर दिया। अब बचे उनके पास कुछ लॉयल एम्प्लॉय और इलॉन मस्क, जो लगातार लगे रहे। और कस्टमर अगर साइन अप करता था तो मिलते थे कस्टमर को $20, और अगर वो अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करता था तो उसको मिलते थे $10। और इस तरह X.com बन गया पर्सन टू पर्सन पेमेंट सिस्टम। और कुछ ही महीनों में 2 लाख लोगों तक पहुंच गया ये X.com का मेजर कंपटीशन था 2 लड़का, मैक्स लेबचिन और पीटर थे, जो कि पेमेंट सिस्टम पर काम कर रहा था, जिसका नाम था कॉन्फोनिटी। लेकिन X.com और कॉन्फोनिटी की एग्रीमेंट अचानक टूट जाता है। X.com के कुछ एम्प्लॉय और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर इलॉन को कंपनी के सीईओ पद से निकालने के लिए सोचो कि जो इलॉन मस्क ने खुद अपनी कंपनी X.com की खुद शुरुआत की, अब उसे ही ये लोग निकालने के बारे में सोचते हैं। और ये लोग निकाल भी पाते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं और जो एम्प्लॉय होते हैं, ये सब मिलकर सफल हो जाते हैं इलॉन मस्क को निकालने में। और उनके जगह पर पीटर थिल को सीईओ बना दिया जाता है। और इसी वक्त इलॉन मस्क की शादी हुई थी और वो हनीमून पर गए हुए थे, और उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं चलता है। कुछ लॉयल एम्प्लॉय होते हैं जिन्हें पता चलता है, लेकिन तब तक में बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जून 2001 में X.com का नाम बदलकर पेपैल रख दिया जाता है। और फिर बाद में पेपैल को eBay को $1.5 बिलियन में बेच दिया जाता है, जिसके बदले इलॉन मस्क को मिलते हैं $180 मिलियन मिलता है। जिप्टू और पेपैल के कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझते थे कि इलॉन सीईओ मटेरियल नहीं है, यानी कि ये सीईओ बनने के लायक नहीं है। और आज इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी इतनी है कि टेस्ला कार की एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लोग आपको क्या समझते हैं इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। आप काम करते रहिए। आप डायमंड हो तो आप डायमंड ही रहोगे, आपकी वैल्यू नहीं घट जाएगी। और अगर आप डायमंड नहीं हो तो आप मेहनत करके डायमंड बन सकते हो। हम आज उस समाज में रहते हैं जहाँ छोटी छोटी चीज़ों को भी लोग इम्पॉसिबल मान लेते हैं। वहीं सोचो, जब इलॉन इंटरप्लानेटरी ट्रैवल की बात करते होंगे तो कोई कहाँ से विश्वास करेगा यार।
अब इलॉन मस्क रीयूजेबल रॉकेट बनाने के बारे में सोचने लगे थे। इसके लिए उन्होंने महीनों तक एरोस्पेस इंडस्ट्री, रॉकेट प्रोपल्शन को पूरी गहराई से पढ़ा। अब फिर रॉकेट चाहिए था तो रसिया गए और उनके लिए मात्र एक ही जगह था रसिया, जहां पर उन्हें उनके बजट के अकॉर्डिंग रॉकेट मिल सकता था, नहीं तो बाकी और कहीं जगह उन्हें मिल ही नहीं सकता था। $8 मिलियन में रसिया वालों ने ऑफर किया कि मैं आपको एक रॉकेट दूंगा, जबकि इलॉन बोले $8 मिलियन में 2 रॉकेट चाहिए। इलॉन के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन उन्होंने पहले ही प्लान बी रखा था। ऑफर रिजेक्ट हुआ। इलॉन मस्क ने जब बोला कि मुझे $8 मिलियन में 2 रॉकेट चाहिए, तो उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि इलॉन मस्क रुक गए या फिर छोड़ दिया कि नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, अब बंद कर देते हैं, अब करना ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इलॉन मस्क ने अपने लिए पहले से ही प्लान भी तैयार कर रखा होता है, और वो इतना डिटेल प्लान भी होता है कि जिसको म्यूलर देखते हैं, जो कि रॉकेट साइंटिस्ट होते हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने एक एक चीज़, एक एक कंपोनेंट के बारे में लिख रहा होता है कि कितने प्राइस का आएगा, कहाँ से लाना है, क्या कैसे मिलेगा, सारी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। तो मतलब इलॉन मस्क पहले से ही तैयार होते हैं रिजेक्शन के लिए भी। उसके बाद ही अब इलॉन मस्क ने काम करना शुरू किया। वो रुके नहीं, अब खुद रॉकेट बनाने के लिए तैयार हो गए, और जो भी एम्प्लॉय उनके साथ काम कर रहे थे उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में हो सकता है। उनका रॉकेट फेल हो रहा था, और इसी बीच उनका बेटा नेवेदा मर गया। इलॉन को बच्चे से बहुत प्यार था, बच्चे से, फिर भी वो नेवेदा की डेथ को भूलकर अपने काम पर वापस आ गए। ये देखने में कितना आसान लगता है ना कि बच्चे को डेथ को भूलकर वो काम पर आ गए, लेकिन वो इंसान कितना प्रेशर झेल रहा था। इधर रॉकेट फेल हो चुका है, और इधर उनका चाइल्ड जो कि उनका फर्स्ट चाइल्ड है, और वो मर जाता है। इधर रॉकेट फेल हो रहे थे, उधर टेस्ला की कार सेल नहीं हो पा रही थी। एक समय ऐसा आया कि उनके पास इतना ही पैसा था कि अगर एक कंपनी में लगाते तो वो बच सकती थी, दोनों में लगाते तो दोनों डूब जाती। लेकिन इलॉन मस्क ने रिस्क लिया, उन्होंने दोनों में पैसा लगाया। पहला रॉकेट इंजन में आग लग गया, दूसरा रॉकेट स्पेस में गया लेकिन ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका, तीसरा स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया, और चौथा स्पेस में जाने से पहले जो लॉन्च डेट था उससे 3 महीना डिले हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर भी इलॉन मस्क अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे थे। इनका उसी लास्ट रॉकेट के टाइम के समय वाइफ से डिवोर्स हो जाता है। मीडिया और उनकी खुद की एक्स वाइफ जस्टिन, हर तरफ इलॉन मस्क की बुराई हो रही होती है। पैसा खत्म हो रहा होता है, दोनों कंपनी फेल हो रहे होते दिख रहे होते हैं, फिर भी वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहे होते हैं, सब ठीक हो जाएगा। इलॉन मस्क का जो पेशेंस लेवल है ना, वो एक गजबी लेवल का है। चौथा रॉकेट उड़ा भी और सेफली धरती पर लैंड भी हुआ। और जो बोलते थे ना टेस्ला की कार, बैटरी की कार कभी फास्ट नहीं चल सकती, आज वो टेस्ला की कार देख ले। इलॉन मस्क अपॉर्चुनिटी देखते हैं और तुरंत उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। बैंक के लाइन में खड़े रहे पेपल बना दिया, ट्रैफिक जाम में फंसे हाइपर लूप बना दिया, जिसमें गाड़ी 6000 से 7000 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। और इलॉन मस्क ने देखा कि पॉल्यूशन है तो उन्होंने सोलर सिटी बना दिया, एनर्जी इफिशिएंट टेस्ला कार बना दिया। ऐसे ही द बोरिंग कंपनी, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, इलॉन मस्क लेकिन गजब ही है पूरे एकदम। आप इस बायोग्राफी से कुछ सीखो या ना सीखो, पर इतना जरूर सीख लेना कि कोई भी इंसान बुक पढ़ के, इंटरनेट पढ़ के, इंसाइक्लोपीडिया को अगर देर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। रॉकेट साइंस जो कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है उसको, जिसको इलॉन मस्क ने बुक के थ्रू पढ़ के, इंसाइक्लोपीडिया को पढ़ के, और वो रॉकेट साइंटिस्ट बन जाते हैं। वो सेल्फ टॉट रॉकेट साइंटिस्ट और प्रोग्रामर हैं। तो सोच सकते हो आप भी कुछ भी कर सकते हो, हम भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को बिना लाइक किए तो जाना ही मत।